उर्मिला और राजेश शादी के बाद हनीमून के लिए राजस्थान घूमने आए थे। उन दोनों को साथ में समय बिताना था, इसलिए उन्होंने रहने के लिए नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस से दूर एक पुराना किला, जो वर्तमान में उस रियासत के दौरान रिसोर्ट में तब्दील कर दिया था, वहीं पर एक रूम 3-4 दिनों के लिए बुक किया था। दोनों कार से वहां पहुंचे। जैसे ही दोनों उस रिसोर्ट में पहुंचे, उस महल को देख उर्मिला को कुछ अजीब सी घबराहट होने लगी। उसके सर पर ढेर सारा पसीना आ गया। प्यास से उसका गला सूख रहा था। वो हैरानी से पूरे रिसोर्ट को घूरते हुए देख रही थी। उसकी आंखों के आगे पुराने राजमहल और राजभवन का पूरा नज़ारा दिख गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा जन्म ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और तुम पहली बार इंडिया आई हो, फिर इस जगह पर कैसे आ सकती हो? वो मुझे नहीं पता, मगर खैर छोड़ो इन बातों को। तुमने हमारे रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह चूज की है। लव यू कहते हुए उर्मिला राजेश के गले लग गई। जैसे ही उर्मिला राजेश के गले लगी, तेज हवा चलने लगी। धूल भरी आंधी में दोनों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उर्मिला के चेहरे पर बाल उड़ रहे थे। जैसे तैसे दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे। हवा के कारण उर्मिला के पूरे बाल बिखर चुके थे। वो अपने बालों को कुछ इस तरह से ठीक कर रही थी कि किसी को उसका चेहरा नजर नहीं आए। राजेश रिसेप्शन में अपने कमरे की चाबी लेकर उर्मिला के साथ अपने कमरे में पहुंच गया। ना ही होटल के किसी स्टाफ का, ना राजेश का, ना ही उर्मिला का ध्यान गया कि होटल के रिसेप्शन पर उर्मिला की पूर्व जन्म की तस्वीर लगी हुई थी। राजेश ने उर्मिला के लिए होटल का सबसे बड़ा रूम बुक किया था। दिन भर की ट्रैवलिंग की थकान के कारण उस बड़े से आलीशान कमरे में लगे हुए पलंग पर राजेश और उर्मिला दोनों जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। कमरे में पूरा अंधेरा था, केवल नाइट लैंप जल रहा था। तभी उर्मिला के अस्त व्यस्त कपड़ों के ऊपर से होता हुआ एक काला सा हाथ उसके होठों तक पहुंच गया। उसके होठ और गालों को सहलाते हुए वो हाथ उसके होठों को मसलने लगा। पहले तो नींद में उर्मिला को लगा कि पास में सो रहा राजेश ही उसे परेशान कर रहा है, मगर उस हाथ के खुरदरेपन के कारण उसका गाल छिल गया। वो चीख कर उठी, राजेश, यार ये प्यार करने का क्या तरीका है? मेरे गाल देखो, दर्द के कारण जलन कर रहे हैं। उर्मिला की बात सुनकर राजेश ने पास का टेबल लैंप जलाया और बोला, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ? मैं तो सो रहा हूँ। उर्मिला हैरान थी, क्योंकि ये तो उसे भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि वो हाथ राजेश का नहीं था। इसका मतलब कमरे में कोई और भी है। उसे तुरंत कमरे की सारी लाइट जलाई और पलंग के आसपास और नीचे चेक करने लगी, मगर कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरे कमरे में हल्का हल्का सा धुआं हो रहा था और जलने की गंध आ रही थी। कमरे का तापमान भी बहुत कम था। उर्मिला ठंड से कांपने लगी। उर्मिला, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। सो जाओ, ज्यादा थकान के कारण कभी कभी एल्यूजन होता है। That was not my illusion। देखो मेरे गालों पर उंगली के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। कहते हुए उर्मिला ने अपने चेहरा आगे किया तो सच में उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। और ये बदबू कितनी तेज है, किसी चीज के जलने की आवाज आ रही है। अभी के अभी हाउसकीपिंग को बुलाओ। उर्मिला, रात बहुत हो चुकी है, इस समय तो शायद रिसेप्शन पर भी कोई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि यह होटल शहर में नहीं बल्कि जंगल में है। जैसे तैसे रात निकाल लो, सुबह सबसे पहले होटल स्टाफ से बात करूंगा। दोनों की बातें पर्दे के पीछे खड़ा कोई सुन रहा था। उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले थे, मानो उसका शरीर किसी चीज से जल गया हो। राजेश ने उसे प्यार से समझाकर सुला दिया, मगर राजेश को नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। दूसरी तरफ उर्मिला नींद में भी परेशान हो रही थी। लगातार उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई डरावना सपना देख रही हो।
कुछ पल के बाद अचानक उर्मिला जोर से चीखकर उठ गई और 2 बार ताली बजाकर बोली, कोई है यहाँ? प्यास से हमारा गला सूख रहा है। गुस्ताख, कामचोर लोग हमारी सुराही में पानी भरना भी भूल गए। उर्मिला की आवाज़ सुनकर राजेश भागते हुए उसके पास आ पहुंचा। उर्मिला के हाव भाव पूरी तरह से बदले हुए थे। उसकी आंखें सुर्ख लाल और हाथ पैर सफ़ेद हो गए थे। डरते हुए राजेश ने जैसे ही उर्मिला को छूने की कोशिश की, उर्मिला ने उसे तेज धक्का दे दिया। राजकुमार, शिवम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में दाखिल होने की? हमारी दासियाँ कहाँ हैं? यहाँ पर कोई भी नजर क्यों नहीं आ रही? उर्मिला की बातें सुनकर राजेश हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उर्मिला, क्या हुआ? इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? कहते हुए उसने उर्मिला के कंधे पर हाथ रखा और उर्मिला गुस्से में चीख पड़ी। बार बार गुस्ताखी? कौन है ये? उर्मिला, राजकुमारी पतलेखा से इस तरह की बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी कभी हमारे कमरे से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। कहते हुए उर्मिला अपने पलंग पर से खड़ी होकर बाहर निकलने के लिए जाने लगी तो वहीं दरवाजे पर बेहोश हो गई। राजेश उसे उठाकर पलंग पर सुला देता है। तभी उसे महसूस होता है कि इस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई और भी है। मैं और उर्मिला यहाँ एक दूसरे के साथ याद भरे लम्हे बिताने के लिए आए थे, मगर जब से यहाँ आया हूँ कुछ अजीब सा ही हो रहा है। कल ही यहाँ से मैं उर्मिला को लेकर अपने घर चला जाऊँगा। अगली सुबह जब उर्मिला उठी तो वो पहले जैसी नॉर्मल ही थी। उसने हैरानी से राजेश की तरफ देखा तो उठी तब तक राजेश ने रिपैकिंग कर ली थी। क्या है राजेश, हम तो यहाँ कुछ दिन रुकने वाले थे और तुमने तो अभी से पैकिंग कर ली। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग किसी और रिजॉर्ट में रुकेंगे। कल रात की बात को इतना सीरियस ले रहे हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। भूल जाओ सारी बात को। देखो ये रिजॉर्ट कितना खूबसूरत है। कहते हुए उसने रूम की खिड़की के पर्दे हटा दिए। सामने स्विमिंग पूल नजर आ रहा था। उसी पुल के पास एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर पूरी तरह से जला हुआ था। उर्मिला की खिड़की की ओर ही देखे जा रहा था। उसकी भयानक शक्ल देख उर्मिला की चीख निकल गई। उर्मिला की चीख सुनकर जैसे ही राजेश खिड़की के पास पहुंचा, वहां पर कोई नहीं था। राजेश ने उर्मिला का हाथ पकड़ा, अपना लगेज लेकर उस रूम से बाहर निकलने लगा। जैसे ही उर्मिला उस रूम से बाहर निकलने लगी, उस कमरे के भीतर तेज हवाएं चलने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान बहुत गिर गया था और उर्मिला को ठंड लगने लगी। ठंड के मारे उर्मिला बहुत कांप रही थी। तभी उसे अपने सामने वही साया नजर आ रहा था जो कुछ देर पहले खिड़की से नजर आ रहा था। कौन हो तुम? राजकुमारी पद्मलेखा, मैं तुम्हारा रोहन हूँ। हमने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी, फिर तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर रहूँगा। कौन पद्मलेखा? कौन रोहन? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी उर्मिला है जिसका इतने वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसे पहचानने में कैसी गलतफहमी? मेरे लिए इसका पूर्व जन्म हुआ है। और राजकुमारी पद्मलेखा, राजकुमार सोहन, पिछले जन्म में तुमने राजकुमारी पद्मलेखा को पाने के लिए मुझे धोखा दिया था, मगर अब तुम हम दोनों के बीच में नहीं आ सकते। कहते हुए उस साय ने अपने हाथ बढ़ाते हुए उर्मिला का हाथ पकड़ लिया। साय का हाथ इतना करीब आने से उर्मिला जोर से चीखने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। इस जन्म में तुम सिर्फ मेरी हो। रोहन को याद करो पद्मलेखा, कैसे इस सोहन ने हमें धोखा दिया था। इसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और जिंदा जला दिया था और फिर धोखे से तुमसे शादी की थी। आज नियति को देखो, उसने मुझे अपना बदला लेने का मौका दिया है। कहते हुए उसने उर्मिला की आंखों पर हाथ रखा तो उर्मिला को अपना पूरा जन्म याद आ गया था कि कैसे सोहन ने धोखे से रोहन को एक कमरे में बंद किया और उसे जला दिया, फिर रोहन के कपड़े पहनकर राजकुमारी पद्मलेखा से शादी की।
रोहन, रोहन, मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। कहते हुए उर्मिला ने राजेश का हाथ छोड़ दिया और उस साय का हाथ पकड़ लिया। रोहन की आत्मा ने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ से जैसे ही राजेश की ओर इशारा किया, राजेश का शरीर जलने लगा। वो साय के साथ उर्मिला की आत्मा एक हो गई और रोहन की भटकती हुई आत्मा को शांति मिल गई। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है, आप चाहते हैं कि मैं आपकी भेजी हुई कहानी अपने चैनल पर बोलूं, तो ज़रूर भेजें। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी पहली कहानी पिशाचिनी का पार्ट फाइनल सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।